चलो तो आवाज़ सही जा रहा है? लाइव है? आवाज़ सही जा रहा है सबको? आवाज़ सही है? देखो लास्ट क्लास में जो है हम लोग किए हुए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से पी ब्लॉक किए थे और मेटलर्जी किए थे, है ना? उसमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाकी है एंड डी एंड एफ ब्लॉक बाकी है। तो अभी हम लोग जो है वही 2 चैप्टर करेंगे। लास्ट वीडियो देखोगे तो लास्ट वीडियो जो है इंग्लिश मीडियम के लिए, लास्ट वीडियो उसमें जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन करवाए थे, परसों हुआ था शायद, है ना? कल तो क्वेश्चन हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसमें जो है करवाए थे पी ब्लॉक और करवाए थे मेटलर्जी। अभी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर बाकी है, तो दोनों का भी किया जाएगा। सबको आवाज़ क्लियर है? आवाज़ सबको क्लियर है? आवाज़ सही है? चलो तो अभी पढ़ा जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अभी पढ़ा जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले पढ़ा जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पीडीएफ भी मिल जाएगा, समझ लो थोड़ा सा चीज़ों को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा समझने वाला चैप्टर है ना? डी एंड एफ ब्लॉक पूरा थ्योरी है, तो उसका जो है पीडीएफ आ जाएगा। इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। सही है? हाँ, शुरू किया जाए। आज जा रहा है सही ना? एक बार बता दो, कमेंट बता दो एक बार। आवाज़ जा रहा है? आवाज़ जा रहा है? चलो चलो, तो देखो पहले में पढ़ेंगे लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद पढ़ा जाएगा डी एंड ए ब्लॉक। लास्ट क्लास में जो नहीं देखा होगा देख लेना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो था, उसमें हम लोग जो है पी ब्लॉक और मेटलर्जी दोनों को रिवाइज करवा दिए थे। अब करवा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, डी एंड ए ब्लॉक को। अगला 1-2 वीडियो और होगा जिसमें ये करवा देंगे फिजिकल केमिस्ट्री, और एक में करवा देंगे बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और एवरीडे लाइफ। तो पूरा रिवीजन करवा देंगे एग्जाम के पहले, ठीक है? बाकी ऑब्जेक्टिव चल ही रहा है, कल देखे हुए, कल भी करवाए थे ऑब्जेक्टिव, और भी क्वेश्चन होगा उसमें करवा देंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है? और भी कुछ क्लास लेकर फिलहाल जो है सब्जेक्टिव का देखा जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आ सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। देखो सबसे पहली बात ये कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो हम बताए थे जब सॉल्ट आपस में मिलते हैं, जब सॉल्ट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? एडिशनल कंपाउंड बनता है। देखो इसकी शुरुआत कहाँ से होता है? शुरुआत होता है एडिशनल कंपाउंड से। इसको भी जो अभी हम लिख रहे हैं इसको भी सेव कर देंगे, ये भी पीडीएफ में मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जितना इंपॉर्टेंट चीज है वो फाइल लिख रहे हैं। एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जब सॉल्ट आपस में जुड़ते हैं, सॉल्ट समझते हैं ना, NaCl सॉल्ट है, K2SO4 सॉल्ट है ना? जब सॉल्ट आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? एडिशनल कंपाउंड। और एडिशनल कंपाउंड जो बनते हैं ना, ये होते हैं फिर 2 टाइप के। एक को बोलते हैं डबल सॉल्ट, एक को बोलते हैं डबल सॉल्ट, और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक को क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट, और एक को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सही है? अब इसमें बोर्ड में पूछ देता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसमें डिफरेंस पूछ देता है। देखो हम बोले हैं कि एडिशनल कंपाउंड कैसे बनता है, तो बाई कॉम्बिनेशन ऑफ, कैसे बनता है ये? तो बाई कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट। थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करवा देते हैं ये चैप्टर कॉम्बिनेशन कंपाउंड, क्योंकि बहुत लोग के इसमें दिक्कत भी रह जाता है। थोड़ा स्लो करवा देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बस 25-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। एडिशनल कंपाउंड कैसे बनता है? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट, ठीक है? 2 टाइप का होता है, डबल सॉल्ट होता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। अब देखो डबल सॉल्ट कौन होता है? जैसे कि मान लो एडिशनल कंपाउंड कुछ बना, मतलब सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना, और बनने के बाद उसमें जितने आयंस पड़े, मान लो कि 2 सॉल्ट मिलकर बनाया, एक सॉल्ट है मान लो K2SO4 और एक सॉल्ट है Al2SO4, एक सॉल्ट है Al2SO4, ठीक है? तो K2SO4 और Al2SO4 में कितने आयंस हैं? एक है पोटेशियम का आयन K प्लस, और एक है एल्युमिनियम का आयन Al3 प्लस, और एक है सल्फेट आयन, 3 आयन है। और अगर बनने के बाद जो इसमें सॉल्ट बनेगा वो बन जाएगा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको एलम बोलते हैं, फिटकरी का फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब ये जो बनता है ना इसमें, ये जो बनता है इसको भी तोड़ेंगे हम तो सेम आयन मिल जाएगा। तो ऐसा जो सॉल्ट होता है, ऐसा जो एडिशनल कंपाउंड होता है, जिसका प्रॉपर्टी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट से मिलता है और जिसके आयन सेम रह जाते हैं, उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट।
और वहीं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है कि जैसे मान लो अगर मिलकर बना मान लो कि कंपाउंड बना K4FeCN6, तो पता होगा ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसमें हमको कौन-कौन सा आयन मिलेगा? खाली K+ मिलेगा और एक कौन मिलेगा? FeCN6 FeCN6 4- मिलेगा। तो यहाँ पर हमको 2 ही आयन मिल रहा है, पोटेशियम आयन मिल रहा है और एक ये। इसमें से फेरस आयन, साइनाइड आयन ये सब अलग-अलग नहीं होगा। तो इस तरह का जो सॉल्ट है जिसमें सॉल्ट का जो प्रॉपर्टी है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से डिफरेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अगर मान लो डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो 3 डिफरेंस लिख सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस कौन हो जाएगा कि इन डबल सॉल्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट इज सिमिलर टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट, while in complex salt the property of salt is different from their constituent salt. सेकंड क्या हो जाएगा? दे रिटेन देयर प्रॉपर्टी इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस स्टेट, दोनों में प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं और ये रिटेन नहीं रखता, ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो ये तो हो गया इसके बारे में डिफरेंस। अब आता है सबसे फर्स्ट थ्योरी जो देने का काम किया था वो किसने दिया था? वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी ऑफ, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन केवल करवा रहे हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का पूरा रिवीजन टाइप। तो वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर याद है वर्नर थ्योरी में वर्नर ने क्या क्या बताया था? अल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट थे। अल्फ्रेड वर्नर ने क्या बताया था? सबसे फर्स्ट पद बताया था अल्फ्रेड वर्नर ने कि हर एक एटम के पास 2 तरह का वैलेंसी होता है ना? एवरी एटम हैज 2 टाइप वैलेंसी, 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। एटम के पास 2 टाइप का वैलेंसी होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी और क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। याद है? 2 तरह का वैलेंसी होता है, एक कौन होता है? प्राइमरी, एक कौन होता है? सेकेंडरी। बताओ आयोनाइजेबल कौन होता है? प्राइमरी की सेकेंडरी? कौन सा वैलेंसी जो होता है आयोनाइजेबल होता है? कौन सा आयोनाइजेशन जो होता है, कौन सा कौन सा वैलेंसी जो होता है वो आयोनाइजेबल होता है? लेकिन इसमें पता है कि इसमें से जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है नॉन आयोनाइजेबल होता है। इसमें क्या बोलेंगे? प्राइमरी वैलेंसी इज ionizable while secondary valency is non ionizable। सही है? सही है। तो पहला पॉइंट कौन हो गया कि हर एक एटम के पास 2 तरह का वैलेंसी होता है। क्या बोलते हैं उसको? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है, मतलब आयोनाइज हो सकता है, बाहर निकल सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है, मतलब आयोनाइज नहीं हो सकता है। थर्ड बात, प्राइमरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। और सेकेंडरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड बात क्या हो गया कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है, primary valency is called primary valency is called oxidation number, oxidation number, while secondary valency secondary valency secondary valency is called secondary valency is called coordination number। ठीक है, साथ साथ इसको रिवाइज कर लो, अगर अभी तक याद नहीं हुआ था तो अब इसलिए लिख के पढ़ा रहे हैं इसको, इसको साथ साथ याद कर लेना है। 3 पॉइंट लिखे अभी तक। पहला पॉइंट क्या लिखे? एटम के पास 2 तरह का वैलेंसी होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी और क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो कैसा होता है? आयोनाइजेबल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो नॉन आयोनाइजेबल होता है, आयोनाइज नहीं हो सकता है। प्राइमरी वैलेंसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। सही है? अब देखो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ना, प्राइमरी वैलेंसी उससे केवल और केवल एनायन जुड़ते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी से एनायन भी जुड़ सकता है और न्यूट्रल एटम भी जुड़ सकता है। तो प्राइमरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी इज ओनली ज्वाइंट विथ anion, while secondary valency may join with anion as
वेल एज न्यूट्रल मोलिक्यूल। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है उससे केवल एनायन जुड़ते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी से एनायन भी जुड़ सकता है, न्यूट्रल मोलिक्यूल जुड़ सकता है। याद हो गया? पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि एटम के पास दो तरह की वैलेंसी होता है। कौन कौन? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी कैसा होता है? आयोनाइजेबल। सेकेंडरी वैलेंसी कैसा होता है? नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो केवल एनायन से जुड़ता है, सेकेंडरी वैलेंसी एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों से जुड़ सकता है। पांचवा बात क्या है इसमें कि प्राइमरी वैलेंसी इज वेरिएबल, प्राइमरी वैलेंसी इज वेरिएबल while secondary valency while secondary valency is fix। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वर्नर थ्योरी। ठीक है, ये हो गया वर्नर थ्योरी। क्लियर? ये फिर से पढ़ देते हैं इसको। देखो, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है अनएजेबल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी, हर एक एटम के पास दो तरह का वैलेंसी होता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो याद कर लो, तुम दिमाग में बैठा लो, इसलिए इसको हम बता रहे हैं, लिखवा रहे हैं इस तरह से, है ना। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है, प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ये प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ये अनएजेबल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो नॉन अनएजेबल होता है। तो पहले पढ़ लेते हैं, बाद में चैट किया जाएगा। जो भी तुम चैट कर रहे हो बाद में पढ़ लेंगे, पहले ध्यान से देखो, पहले पढ़ लो, समझ लो एक बार, फिर दोबारा जो है बाद में जो है पढ़ लिया जाएगा उसको। बात करेंगे। देखो, एटम के पास जो वैलेंसी होता है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है अनएजेबल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है नॉन अनएजेबल होता है। प्राइमरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी से केवल एनायन जुड़ा होता है, सेकेंडरी वैलेंसी से एनायन जुड़ सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जुड़ सकता है। और प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वेरिएबल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है फिक्स होता है। ठीक है, ये हो गया वर्नर थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से जो एग्जाम में आता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है सीधे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल से बायोलॉजी कल से बायोलॉजी का भी वीडियो आएगा। ठीक है, कल से बायोलॉजी का भी वीडियो आएगा, इंग्लिश मीडियम। हो गया? चलो देखो, अब हम लोग जो है कुछ टर्म देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जुड़े हुए कुछ शब्द। जैसे कि मान लो एक बहुत सिंपल सा लेते हैं K4 FeCN6। ठीक है, एक ये लिए। अब इसमें समझो कि क्या क्या टर्म्स होते हैं इसमें। देखो, सबसे पहले ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर जो भी प्रेजेंट है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर जो भी प्रेजेंट है, राइट साइड में रहे या लेफ्ट साइड में, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा एक क्या रहेगा? हमेशा एक जो होगा सेंट्रल एटम, एक डी ब्लॉक का एटम होगा, एक एक मेटल एटम होगा। इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। फिर से सुन लो, ये जो ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ना। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज रहता है उसको क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हमेशा हमेशा एक क्या होता है? सेंट्रल मेटल होता है। हमेशा मतलब एक डी ब्लॉक का मेटल होता है, एक मेटल एटम होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो भी चीज प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लिगेंड। उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जो भी चीज प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? लिगेंड। और जितने लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, जो नंबर ऑफ लिगेंड होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्या सब सब टर्म। सबसे पहले देखो, स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोले हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी भी बोलते हैं। इसके बाहर जो भी रहेगा उसको काउंटर आयन। अंदर हमेशा एक डी ब्लॉक का मेटल होगा, उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे।
और उसके अलावा जो भी चीज़ प्रेज़ेंट है इसके अलावा उसको बोलते हैं लिगैंड। और जितना नंबर होता है सेंट्रल मेटल जितना नंबर होता है लिगैंड का उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। अब देखो जैसे मान लो लिखा हुआ है, अगर मान लो लिखा हुआ है CO NH3 4 Cl2 Cl। अब बताओ इसमें से काउंटर आयन कौन सा है? इसमें से काउंटर आयन कौन सा है? देखो बोले हैं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको क्या बोलते हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाहर जो भी प्रेजेंट है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। बताओ इसमें से काउंटर आयन कौन सा है? इसमें से काउंटर आयन कौन सा है? काउंटर आयन कौन सा है? Cl। इसमें से काउंटर आयन कौन सा है? काउंटर आयन इसमें से है Cl। देखो Cl जो है वो यहाँ पर क्या है? Cl है यहाँ पे काउंटर आयन। काउंटर आयन ठीक है, जो प्रेजेंट बाहर रहता है। ये जो CO है उसको क्या बोल देंगे यहाँ पर? सेंट्रल मेटल एटम। जो CO है उसको बोल देंगे सेंट्रल मेटल एटम। इसके अलावा जो भी चीज प्रेजेंट है उसको क्या बोल देंगे? लिगेंड। ये लिगेंड हुआ और ये भी क्या हुआ? लिगेंड हुआ। अब देखो एक यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा होगा। अच्छा बताओ यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? यहाँ भी 6 होगा क्योंकि 4 NH3 है और 2 Cl है, तो कितना हो जाएगा? 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। जितना भी लिगेंड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको जितना भी कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेजेंट जितना भी लिगेंड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा देखो मतलब कि इसमें ये दोनों क्या हुए? ये दोनों यहाँ पर लिगेंड हुए। बोले है ना कि सेंट्रल मेटल के अलावा जो भी चीज प्रेजेंट है इसके अंदर उसको लिगेंड बोलते हैं। ठीक है। देखो इसमें क्या है कि लिगेंड कितना है? 4 NH3 है, 2 Cl है, तो कोऑर्डिनेशन में कितना हो जाएगा? यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो इसमें इसमें एक डिफरेंस है। इसमें अगर देखो तो इसमें लिगेंड एक ही टाइप का है। इसमें लिगेंड कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। तो यहाँ लिगेंड एक ही टाइप का है तो इसको बोलते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वाला, इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो लिगेंड है वो कितने टाइप का है? यहाँ पर लिगेंड 2 टाइप का है। यहाँ पर जो लिगेंड है वो 2 टाइप का है। इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक क्या होता है और हेट्रोलेप्टिक क्या होता है? जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड हो। एक लिगेंड हो ऐसा नहीं बोल रहे हैं, एक ही टाइप का लिगेंड हो। देखो इसमें 6 CN है लेकिन एक ही टाइप का है, खाली CN है, तो इसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। और अगर एक से अधिक टाइप का लिगेंड हो, जैसे मान लो NH3 भी है और Cl भी है, 2 टाइप का लिगेंड हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। अगर एक ही टाइप का लिगेंड होता है तो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। और एक से अधिक टाइप का लिगेंड होता है तो उसको क्या बोल देते हैं? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सब नाम समझ गए? देखो ये हो गया काउंटर आयन। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर हमेशा एक रहेगा सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम रहेगा। उसके बाद सेंट्रल के अलावा जो भी चीज प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे लिगेंड। जितना लिगेंड रहेगा उसको बोल देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर अगर लिगेंड एक ही टाइप का है तो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर एक से अधिक टाइप का लिगेंड है तो उसको बोल देंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। स्क्रीनशॉट था तो इसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे कि इसको निकालते कैसे हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? जो भी सेंट्रल एटम प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, उसके लिए कुछ अभी एक चार्ट लिखवाएंगे। हालांकि वो भी PDF में मिल जाएगा, फिर भी हम लिखवाएंगे एक बार। जितना लिखवाएंगे उतना बस याद लेना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो, अब इसमें जो है जैसे कि कुछ यहाँ पर लिखवा रहे हैं कुछ आयन, तो उसमें से एक तो इसका नाम याद रखना है, नाम हम लिखवाएंगे। और दूसरा कि किस पर कितना चार्ज दिख रहा है वो याद रखना है। जैसे कि देखो Cl- अगर है, Cl- अगर है तो इसको बोलते हैं क्लोरो। ठीक है, Br- अगर है तो इसको बोलते हैं ब्रोमो। Cn- अगर है तो इसको बोलते हैं साइनो या साइनिडो। ठीक है, अगर OH- है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीडो। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीडो। SO42- है तो इसको बोलते हैं सल्फेटो।
अगर CO3 2 माइनस है, देखो ये सब क्या है, ये सब एनायनिक लिगेंड है। लिगेंड जो है उन्हीं का हम नाम लिख रहे हैं, उन्हीं का चार्ज भी याद रखना है। तो एनायनिक लिगेंड लिखवाएंगे और न्यूट्रल लिगेंड लिखवाएंगे, तो उसको कितना चार्ज है और क्या उसका नाम है वो याद रखना है। ये क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, हाइड्रोक्सीडो, सल्फेटो, CO3 2 माइनस है, तो इसको बोल देंगे कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। अगर SCN माइनस है तो इसको बोल देंगे थियोसाइनेटो, थियोसाइनेटो। अगर NCS माइनस है तो इसको बोल देंगे आइसोथियोसाइनेटो, आइसोथियोसाइनेटो। ठीक है। अगर मान लो लिखा हुआ है NO2, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं नाइट्रीटो एन, नाइट्रीटो एन। अगर लिखा हुआ है ON डबल बॉन्ड O, तो इसको बोल देते हैं नाइट्रीटो O, नाइट्रीटो O। ठीक है, इतना बस जो है याद रखना है। इस पर कितना चार्ज है, देखो इस पर माइनस माइनस चार्ज है, NO2 पर माइनस चार्ज है, इस पर भी माइनस है। एक और लिख लो, C2O4, अगर मान लो लिखा हुआ है C2O4 2 माइनस, तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। ठीक है, C2O4 2 माइनस अगर है तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलेटो। तो इतना का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है एनायनिक लिगेंड में। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड का, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड का, तो न्यूट्रल लिगेंड में CO, देखो ये CO कोबाल्ट नहीं है, ये CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। ये न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसको कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगर मान लो लिखा हुआ है NH3, NH3 को बोलते हैं एमीन। अगर लिखा हुआ है H2O, H2O को बोलते हैं एक्वा। अगर लिखा हुआ है EN, EN को बोलते हैं इथेन वन, इथेन 1,2, इथेन 1,2 डाई एमीन। ठीक है, और ठीक है, इतना का, बस इतना का जो है नाम याद रखना है। देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें चार्ज मतलब जीरो। नाम याद रखना है कार्बोनिल, एमीन, एक्वा, इथेन 1,2 डाई एमीन। और इसमें सबका चार्ज भी याद रखना है, सबका नाम याद रखना है। ठीक है, इतना अगर याद कर लोगे तो फिर मान लो नाम लिखने में या फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस कुछ कुछ तुमको पता ही होगा कि Na पर 1 प्लस चार्ज होता है, K पर 1 प्लस चार्ज होता है, Ca पर 2 प्लस चार्ज होता है, Cl पर लिखवाई दिए हैं 1 माइनस चार्ज होता है। फर्स्ट ग्रुप वाले पर जितना पर प्लस चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सब पे। और सेकेंड ग्रुप वाला मान लो Ca है, Mg है, ये सब पर 2 प्लस, एल्युमिनियम है, इस पर 3 प्लस चार्ज होता है। तो ये सब याद रखना है, बस इतना तुमको चार्ज जो है याद रखना है। सही है, बस तुमको इतना जो है, बस तुमको इतना जो है चार्ज याद रखना है। ठीक है, ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, इसका भी स्क्रीन पढ़ लेते हैं। Cl माइनस है, तुमको याद रखना है किस पर कितना चार्ज है। Cl पर 1 माइनस, Br पर 1 माइनस, Cn पर 1 माइनस, OH पर 1, सबके लास्ट में O लगा हुआ है। क्लोरो, ब्रोमो, साइनो, हाइड्रोक्सीडो, सल्फेटो, सल्फेटो, कार्बोनेटो, थियोसाइनेटो, आइसोथियोसाइनेटो, नाइट्रीटो ओ, एन नाइट्रीटो ओ ऑक्जेलेटो। न्यूट्रल लिगेंड में कार्बोनिल, एमीन, एक्वा, इथेन 1,2 डाई। सही है, और तुमको इतना जो है बस अगर चार्ज याद रहेगा तो फिर तुम कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा। बस तुमको इस पर चार्ज याद रखना है कि इस पर कितना चार्ज परसेंट है। तो आसान तो है, तुमको याद ही होगा। Cl, Br इस पर 1 माइनस चार्ज होता है, OH पर 1 माइनस, सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज होता है, कार्बोनेट पर 2 माइनस चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। चलो अब सिखाते हैं किस तरह से निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, देखो अभी तक क्या क्या पढ़े, देखो रिवाइज करवाते हैं। अभी तक क्या क्या पढ़े, सबसे शुरू में बताया है हम डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस बताया है कि डबल सॉल्ट जो होता है यह प्रॉपर्टी इसका इसके कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट के सेम होता है, आइडेंटिकल होता है, इसमें डिफरेंट हो जाता है। यह सॉलिड स्टेट में और एक्वस स्टेट में दोनों में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की तरह बिहेव करता है और ये बिहेव नहीं करता है। उसके बाद बताए हैं इसमें वर्नर थ्योरी के बारे में कि हर एक एटम का वैलेंसी होता है प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है। प्राइमरी वैलेंसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो हमसे एनायन जुड़ा होता है, सेकेंडरी वैलेंसी एनायन हाइड्रोजन दोनों जुड़ा हो सकता है। प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं होता, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद सबका नाम बताए हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाहर जो है काउंटर आयन और सेंट्रल एटम होता है, लिगेंड होता है। लिगेंड एक टाइप का है तो होमोलिप्टिक, एक सही टाइप का है तो हेटेरोलिप्टिक कहलाता है।
उसके बाद तुमको ये, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब देखो सबसे पहले अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। जैसे मान लो लिखा हुआ है K4 FeCN6, तुमको हमेशा इसका निकालने के लिए पूछेगा, जो बीच वाला है सेंट्रल एटम, इसका निकालने के लिए पूछेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। देखो इसका नहीं पता है, इसका मान लो x, बाकी का तो पता है, वही बताए हैं कि के पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है ना। तो इस पर कितना चार्ज हो गया, +1। कितना के है, 4 है, तो कितना हो जाएगा +1 × 4। एफी पर कितना होता नहीं पता, x। सीएन पर कितना होता है, -1। कैसे मालूम चला -1, देखो सीएन पर एक माइनस चार्ज है, यहाँ पे -1 है, तो सीएन पे कितना हो गया, सी हो गया -1। 6 सीएन है तो 6, कोई चार्ज नहीं है इस पे, कितना हो गया यहाँ पे 0। तो 4 + x - 6 = 0। x = 6 इधर जाएगा तो +6, और +4 इधर जाएगा तो -4, कितना हो जाएगा +2। तो यहाँ पर Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा, +2 आएगा। इस तरह से तुम खाली जोड़ के उसको निकाल देना है ना, जितना दिया है सबको जोड़ो, इसको x मान लो और उसका जो है निकल जाएगा। जैसे मान लो दिया हुआ है K2 ZnOH4, ठीक है, कह रहा है बताओ इसमें से जिंक का क्या होगा। K2 ZnOH4 बताओ जिंक का क्या होगा। तो देखो इसका पता है के का क्या होता है, +1 × 2। Zn का नहीं पता, x मान लो। OH से कितना होता है, -1। कहाँ से मालूम चला -1, देखो लिखवाया था अभी, OH पर -1 होता है ना। OH पे कितना होता है, OH पर -1 होता है, OH पे -1 होता है, -1 है। तो यहाँ पे कितना हो गया, -1 × 4, -1 × 4 = 0। 2 + x - 4 = 0। x = 4 - 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे मान लो दिखा हुआ है अगर CO NH3 Cl2 Cl, तुमको इसमें से कोबाल्ट का निकालना है, ठीक है। तो कोबाल्ट का नहीं पता, x मान लो। NH3 पे कितना होता है बताएं, अभी NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है, ऐसा ना कि NH3 पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल। NH3 कितना हो गया, 0 × 4। Cl पे कितना हो जाएगा, -1 × 2। इस Cl पर भी -1 = क्या हो जाएगा, 0। तो x, और ये तो 0 हो गया, ये -2, ये -1 = 0। x = कितना हो जाएगा, +3। इसका कितना आ गया यहाँ पे, +3। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए। एक दिन निकालोगे, एक मान लो लिखा हुआ है अगर, मान लो अगर लिखा हुआ है CO NH3 H2O 2 Cl2 Cl, ठीक है, या ये मान लो Cl और ये Cl, बताओ इसका क्या होगा, बताओ इसका क्या होगा। Cl2, यहाँ पे Cl होगा, बताओ इसमें कोबाल्ट का क्या होगा, निकालो खुद से, वही पे निकालो, बताओ इसमें से कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। कोबाल्ट का एक इसका निकाल लो, और एक और दे देते हैं CO C2O4 3, CO C2O4 3, और यहाँ है मान लो K3, इसमें CO का निकालना है, दोनों का निकालो, निकालो इसका, इसमें CO का निकालो और इसमें भी CO का ही निकालना है, CO का निकालो। CO माने क्या है, कोबाल्ट, CO माने है कोबाल्ट। देखो इसका एक वीडियो ऑलरेडी हिंदी मीडियम का जो है चैनल पे है, हिंदी मीडियम का वीडियो इसका ऑलरेडी चैनल पे है। ये चैप्टर हिंदी मीडियम में हो गया है, इंग्लिश मीडियम में हो रहा है। देखो निकालते हैं कोबाल्ट का, कोबाल्ट का, कोबाल्ट का कितना हो जाएगा, इसमें नहीं पता है तो x मान लो, ठीक है। NH3 का कितना होता है, 0 × 2। H2O का भी तो 0 होता है, कोई चार्ज नहीं है, 0 × 2। Cl का कितना हो गया, -1 × 2, और ये Cl का कितना हो गया, -1 = 0। तो x कितना हो जाएगा, देखो ये 0 हो गया, 0 उधर जाएगा तो +3। यहाँ पे देखो पोटेशियम का +1 × 3 कितना होगा, इसमें निकाले, निकालो इसका कितना होगा, +1 × 3। CO का कितना हो गया यहाँ पे x, ठीक है। C2O4 पे बताएं अभी, C2O4 पे कितना चार्ज होता है, देखो यहाँ पे C2O4 पे होता है 2- चार्ज, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो 3 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 6 माइनस 3 कितना होगा +3। तो सीओ का आया +3 और उसका होगा सीओ का होगा +3, सीओ का होगा +3 और उसका हो जाएगा +2। सही है। अब देखो अब है इसका नाम लिखने का, अब है इसका नाम लिखने का, इसका नाम कैसे लिखा जाता है। अब है इसका नाम लिखने का कि इसका नाम कैसे लिखा जाता है। देखो नाम लिखने के लिए सबसे पहले लेते हैं यही वाला K4FeCN6, मान लो इसका नाम लिखना है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, पहचानते हैं कि कौन केटायन है कौन एनायन है। पहचानने के सबसे पहले केटायन का नाम लिखते हैं। अच्छा केटायन कौन होता है, जो पहले होता है वो केटायन होता है, जो बाद में होता है वो एनायन होता है। तो ये इसमें से क्या हुआ केटायन, और ये इसमें से क्या होगा एनायन होगा। ये केटायन होगा ये एनायन होगा। जो पहले होता है वो केटायन है, जो बाद में होता है एनायन। अब देखो इसका नाम जैसे है काउंटर आयन का नाम, जैसे उसका नाम है वो लिख देंगे, उसका नंबर नहीं लिखते हैं। एक ही बात जो बोलना ध्यान से सुनना, कि कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। एक ही बात जो बोले कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ध्यान से सुन लोगे तो। हम बोले हैं कि काउंटर आयन का नाम जब लिखते हैं, चाहे वो केटायन रहे या एनायन रहे, उसमें नंबर नहीं लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है K4, ये क्या हो जाएगा पोटेशियम, क्या हो जाएगा पोटेशियम। उसके बाद केटायन का नाम लिख के उसको थोड़ा स्पेस देंगे, इसका नाम लिखेंगे। अब जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं ना, सबसे पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का। लिगेंड कौन है यहाँ पर CN। कितना CN है 6 है, 6 को क्या बोलते हैं CN कितना है 6 है, और 6 CN को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर था CN के लिए क्या लिखे थे, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं साइनो, CN को क्या बोलते हैं साइनो। तो कितना CN है 6 है, तो 6 मतलब क्या हो जाएगा हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब देखो कभी भी अगर सेंट्रल एटम निगेटिव वाले में आता है तो उसके नाम के लास्ट में क्या लग जाता है एट। अगर Fe है तो हो जाएगा फेरेट, अगर एल्यूमिनियम है तो हो जाएगा एल्यूमिनेट, अगर Cr है तो हो जाएगा क्रोमेट, ठीक है। अगर Co है तो हो जाएगा कोबाल्टेट, अगर अगर मान लो कि इसमें एल्यूमिनियम है तो हो जाएगा एल्यूमिनेट, हो गया। अगर मान लो Ag है, इसका हो जाएगा अर्जेंटेट। इस तरह से जो भी नाम रहेगा उसके नाम के लास्ट में एट लग जाता है, कब अगर ये निगेटिव वाले में है। अगर पॉजिटिव वाले में है तो एट नहीं लगता है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फेरेट। और उसके बाद जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर है कितना आएगा उसको रोमन में लिखते हैं, कितना आएगा निकाल लेते हैं फिर से। देखो +1 × 4, Fe का नहीं पता तो x मान लो, निकलाया थे बिना भी। -1 × 6 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 6 - 4 कितना हो जाएगा +2। इसका रोमन लिख देंगे। नाम क्या हो गया इसका पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। फिर सुन लो क्या क्या नियम है। सबसे पहले नाम लिखते हैं केटायन का, फिर नाम लिखते हैं एनायन का। ठीक, केटायन एनायन के नाम के बीच में रहता है स्पेस। जब भी काउंटर आयन का नाम लिखते हैं तो नंबर नहीं लिखते हैं, लेकिन जब लिगेंड का नाम लिखते हैं तो नंबर लिखते हैं। अगर सेंट्रल एटम किसी निगेटिव पार्ट में है तो उसके नाम के लास्ट में एट लगा दिया जाता है, पॉजिटिव वाले में है तो एट नहीं लगाया जाता है। ठीक है। जैसे मान लो एक और नाम देते हैं लिखने के लिए, मान लो लिखा हुआ है CONH34Cl2Cl, इसका नाम लिखना है। अब देखो इसमें ये क्या हो गया केटायन, और ये क्या हो गया एनायन। जो पहले होता है वो केटायन होता है, जो बाद में होता है वो एनायन होता है। अब देखो इसका नाम क्या है एमीन, इसका नाम क्या है क्लोरो। बताओ पहले ए आता है। अब देखो ये हो गया होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, एक ही तरह का लिगेंड था। ये हो गया हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें दो टाइप के लिगेंड है। अगर एक से अधिक टाइप के लिगेंड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्रा एमीन, और ये क्या हो जाएगा डाई क्लोरो, और कोबाल्ट है सीओ के लिए क्या लिख देंगे कोबाल्ट। देखो पहले नाम लिख दीजिए टेट्रा एमीन डाई क्लोरो कोबाल्ट। इसमें एट नहीं लगाए हैं क्योंकि पॉजिटिव वाले में आया है, जो पहले रहता है वो पॉजिटिव, जो बाद में रहता है वो निगेटिव। ठीक है। पाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकलवाए थे 2 1 3 है, 3 हो जाएगा किसमें 3 हो जाएगा तुमको इसमें रोमन में। और फिर यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्लोराइड, Cl को क्लोराइड लिखेंगे यहाँ पे।
ठीक है, इस तरह से जो है नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है? जाओ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें लिखा हुआ है अगर K2 ZnOH4, इसका नाम लिखना है। तो K2 के लिए क्या हो जाएगा? K2 के लिए हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है, OH4 4 है तो क्या हो जाएगा? टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। और Zn के लिए क्या हो जाएगा? जिंकेट, है ना। देखो पोटेशियम लिख दिए, ये हाइड्रोक्सीडो 4 है तो टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, और जिंक चूंकि निगेटिव वाला में आया है तो क्या हो जाएगा? जिंकेट। और फिर जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखेंगे, ये हो गया +1 × 2, ये हो गया जिनका नहीं पता तो x, OH का हो गया -1 × 4 = 0, x = 4 - 2, ये कितना हो जाएगा? +2। ठीक है, तो पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2 इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है पहले कैटायन का नाम लिखना है, फिर एनायन का नाम लिखना है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले का नाम लिखना है तो पहले लिगेंड का नाम लिखना है, फिर सेंट्रल एटम का नाम लिखना है। लिगेंड में अगर एक से ज्यादा तरह के लिगेंड है तो उसमें अल्फाबेट के हिसाब से नाम लिखा जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इससे देखो मालूम चलता है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होता है, कौन डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और किसका शेप, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है बहुत बार, ये बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देगा। जैसे मान लो दे देगा K4FeCN6, पूछेगा बताइए इसका K4FeCN6 पूछेगा बताइए इसका शेप क्या होगा, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, या ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। अगर याद हो हम बताए थे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। और जो वीकली रिपेल होता है उसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। Those substance which gets attract weakly in magnetic field is called paramagnetic, and which gets weakly repel in magnetic field is called diamagnetic substance। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, those which have unpaired electron are paramagnetic, and those which have all electron paired are called diamagnetic। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो डायमैग्नेटिक होता है, और जिसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। सही है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे तो डायमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन कोई भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट होता है, डायमैग्नेटिक वीकली रिपेल होता है। तो वही यहाँ से निकाला जाता है। अब देखो इसमें कुछ कुछ बात याद रखना है, इसमें से कुछ कुछ बात याद रखना है। जैसे कि देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन वो या तो हो सकता है sp3 या हो सकता है dsp2। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है ये होता है sp3d, और अगर 6 है या तो होता है sp3d2 या होता है d2sp3। sp3 होने पर शेप होता है टेट्राहेड्रल, sp3 अगर होगा इसका जियोमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 है तो क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। dsp2 है तो होता है स्क्वायर प्लेनर। sp3d है तो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर sp3d2 है या d2sp3 है, दोनों के केस में होता है ऑक्टाहेड्रल, दोनों के केस में होता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ये याद। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर 4 है या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल, dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर। अगर 5 है तो sp3d होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और अगर 6 है तो या तो sp3d2 हो सकता है या d2sp3 हो सकता है, दोनों केस में ऑक्टाहेड्रल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो अब देखो मान लो कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, तो
कैसे पहचानेंगे किसका जो है हाइब्रिडेशन क्या होगा, किसका शेप क्या होगा? देखो, अगर कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो फिक्स है कि sp3d होगा और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप होगा। लेकिन मान लो अगर दिया हुआ, जैसे मान लो दिया हुआ है अगर K2ZnOH4, अब देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। जितने लिगेंड, मान लो एक ये दिया हुआ है K2ZnOH4, और एक मान लो दिया हुआ है K2CONH3, ये दो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर तो होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर में से किसका sp3 होगा और किसका, अगर वो CO है, इन चारों के 6 हैं, तो हो जाएगा D2sp3, और साथ में ये होंगे डायमैग्नेटिक। देखो इन चारों को अगर याद हो बताए थे, इन चारों को नहीं, जिसको पता है पर तरीका अच्छी बात ऐसे है कि अगर ये चारों में से कोई भी एक दिख रहा है लिगेंड के रूप में, तो अगर 4 है तो DsP2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, और अगर 6 है, देखो 6 में तो कंफ्यूजन है, 6 में ये तो सकता है sp3 D2sp3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये DsP2 होगा, तो अगर 4 है तो sp3, और अगर 6 है तो sp3d2, और साथ में वो पैरामैग्नेटिक। देखो इसमें भी 4 है, लेकिन क्या इसमें इस चारों में से कोई एक प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है ना, NH3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये क्लियर है कि 4 है, या हो सकता था sp3, पर शेप क्या होता है, लिखवाए थे ना, टेट्राहेड्रल होता है, और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो पारा देखो 4 है DsP2, और साथ में कैसा हो जाएगा, ये डाई जाता है, और इस तरह से इसको याद रख सकते हो, है ना, इसको याद रख सकते हो, और ये टिक गिर जाएगा, और अगर कोई नहीं है तो sp3d2। जैसे मान लो अभी से हम जो दिए थे CN है, तो पता ही है कि ऑक्टाहेड्रल होता है। जैसे मान लो दिया हुआ है अगर Ni होगा, NiCl, तब इसका क्या होगा, Cl है, मान लो ये दिया है, और एक और दिया, दोनों में कितना प्रेजेंट है, N होने के कारण इस DsP2 होने के कारण इसका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, और इसके कारण क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। देखो NiCl4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस, NiCl4 NiCN4 दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, लेकिन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, लेकिन यहाँ पर अगर हाइब्रिडेशन जो है, अगर ये चारों में से कोई भी रहेगा तो DsP2 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो CN था तो DsP2, और यहाँ Cl था तो sp3 हो गया, ठीक है। था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका, क्वेश्चन कंपाउंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकता है, बता दिए। अब रिवाइज किया जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, बहुत सिंपल सा ट्रिक बता दिए हैं। ये चारों में से कोई भी रहेगा तो सिंपली जो डी से शुरू होता है वो लगा देना, चारों में से कोई भी अगर नहीं रहेगा तो जो एस से शुरू होता है, मतलब sp3 या sp3d2, वो हो जाएगा। चलो ठीक है, तुमको पीडीएफ में मिल जाएगा, या स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तो और अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसको नोट कर लेना कि ये चारों में से कोई भी रहेगा तो DsP2 या D2sp3 होता है। चलो अब आ जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और एफ ब्लॉक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। देखो डी ब्लॉक में कौन कौन आता है, अगर हम पूरा पीरियड टेबल लिखें तो देखो ये हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है बेरिलियम, यहाँ होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोरेंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। यहाँ पे हो जाता है इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रुदोनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर, कैडमियम। यहाँ हो जाता है लैंथेनम, होफ्नियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हो जाता है
एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, और करते करते लास्ट में यहाँ पर आओगे तो इसका हो जाता है UUB, अनबाह्य। और तुमको पता ही है इधर इधर फिर पी ब्लॉक हो जाता है बेरिलियम में, तो यहाँ हो जाएगा बोरॉन कार्बन, यहाँ तुमको हो जाएगा बोरॉन एल्यूमिनियम, यहाँ हो जाएगा बोरॉन, यहाँ हो जाएगा एल्यूमिनियम, यहाँ हो जाएगा गैलियम, इंडियम, हेलियम, यहाँ हो जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, पोलिबडेनम, यहाँ हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विषममीन, आयोडीन, एस्टेटीन, और यहाँ हो जाएगा देखो हाइड्रोजन पूरा है, इसको क्या बोलते हैं डी ब्लॉक। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ग्रुप किसमें आता है 12 तक किसमें आता है डी ब्लॉक में आता है, और ये पूरा किसमें आते हैं पी ब्लॉक में आता है। टीडी सीरीज भी बोलते हैं हम। स्कैंडियम का अगर हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6, फिर 10 तो 12 18 2s2 2p6 3s2 3p6, डी में कितना आ जाएगा 10, 10 होता है तो 30 होता है ना इसमें, तो 4 जाएगा। इसको बोल देंगे 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ये 4 सीरीज होते हैं, इनको ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। देखो डी बटर, अब देखो एक तो इसमें क्या है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जिस भी डी ब्लॉक एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसके डी सब सेल के ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको पहली बात कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन होते हैं, तो वैसे एलिमेंट जिन प्रेजेंट इन मिडिल ऑफ पीरियड जो एलिमेंट हैं जो पीरियड टेबल के मिडिल में है उनको क्या बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है n-1 d1 to 10 ns1 to 2। निकल का देखो लास्ट में क्या आ जाएगा 3d8। कॉपर का इसमें 4s1 हो जाता है, एक्सेप्शन है कॉपर। जिंक में देखो 3d10, इसमें 3d5। ये सब में देखो तो लास्ट में 3d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन सिंगल प्रेजेंट है, तो उसी को क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो क्या लिखा है दोज एलिमेंट इन विच ऑर्बिटल ऑफ सबसेल आर वैकेंट इन ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑक्साइडेड स्टेट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। जिस एलिमेंट में जिस डी ब्लॉक मेटल में जो ऑर्बिटल है वो या तो हाफ फिल्ड होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर बात है कि सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। क्या लिखा हुआ है ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट, मतलब ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे और हम लास्ट में ले जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके में लास्ट में 3d10, इसके में लास्ट में 4d10, इसके में लास्ट में 5d10। इसमें क्या डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहलाएगा लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट उसी को कहते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। देखो लिखा हुआ भी होगा जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव फुल्ली सेल सो दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो वही सीरीज की बात कर रहा है, कितना सीरीज होता है 4 सीरीज होता है, कितना सीरीज होता है 4 सीरीज होता है। देखो याद जहां तक करने की बात है ना, तुमको केवल एक ये याद करने का टेंशन नहीं लो, एग्जाम में नहीं आता, बस तुमको 3 सीरीज याद रखना है। स्कैंडियम याद भी होगा 21 से 30 तक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, केवल जो है जो 3D सीरीज है जो या इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, केवल वो याद रखना है। क्या लिखा हुआ है इट इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 3D सबसेल इट इज इनकम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, मतलब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस जाता है 3D सब में जाता है। इसमें एलिमेंट कहां से कहां तक आते हैं स्कैंडियम से जिंक तक आते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, टाइटेनियम का 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, तो बस इसमें से यहाँ याद रखना है, आता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये मेंबर ऑफ 3D सीरीज, तो यही जो है याद रखना है। उसमें देखो 4D सीरीज, 4D सीरीज में इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। और इसमें कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट आता है, इसमें आता है इट्रियम से लेकर, इसमें आता है इट्रियम, इट्रियम इट्रियम से लेकर और कैडमियम। ठीक है, इट्रियम से लेकर कैडमियम तक। जैसे इट्रियम है यहाँ पे, इट्रियम का होता है 39, ठीक है, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, लास्ट कैडमियम का होता है 40। ठीक है, एजी मतलब सिल्वर, इसको बोलते हैं 4D सीरीज। से ही 5D सीरीज है, 5D सीरीज को क्या बोलते हैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। इसमें कहाँ से कहाँ आता है, लेंथेनम, हॉफनियम और कौन आता है, और आता है मरकरी। देखो लेंथेनम का होता है 57, हॉफनियम का होता है 72 और एसजी का होता है 80। अब यहाँ पर मान लो इसको मगर लिखते हैं, ये हो गया लेंथेनम, हॉफनियम, ठीक है, फिर टेंटेलम होता है, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। तो इसका कितना है 57, और इसका कितना होता है, इसका होता है 72। ठीक है, इसे कितना होता है 72, ऐसे कितना होता है 80। तो ये बीच वाले एलिमेंट कहाँ गए, जो बीच वाले एलिमेंट हैं उनको बोलते हैं लेंथेनॉइड। वो आते हैं किसमें, एफ ब्लॉक में, किसमें आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, वो आ जाते हैं एफ ब्लॉक। देखो एफ ब्लॉक में दो होता है ना, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। तो लेंथेनम के बाद मतलब 58 से लेके 71 तक लेंथेनॉइड में आ जाता है। और देखो उसे इसमें देखोगे कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है नाम पूरा, लेंथेनम, हॉफनियम नाम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें देखोगे कि एक्टिनियम के बाद देखो सीधे कौन आ गया है, रदरफोर्डियम आया है 104 पे। मतलब 90 से लेकर 103 तक ये किस में चल गया, वो चल गया तुमको एक्टिनोइड में, एफ ब्लॉक। ठीक है ना, एक्टिनियम यूएन की करके लास्ट में 112 पे आएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें है इसका मेटालिक, इसका कुछ प्रॉपर्टी है जो कि ध्यान से देखना है। इसमें से चार बहुत इंपॉर्टेंट है, चार प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका चार प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ध्यान से देखना है। जैसे एक है गया इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक हो जाएगा इसमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके अलावा जो है ऑक्सीडेशन नंबर और कलरफुल कंपाउंड, ये चारों में से क्वेश्चन आ जाता है। आता है व्हाई डज ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ये आता है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स कलरफुल कंपाउंड, है ना। या फिर आता है कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सब जो है क्वेश्चन आता है। अभी हम लोग जो है 7-8 इसमें से देखेंगे, उसमें से एक जो है आता है हर साल शॉर्ट क्वेश्चन में। प्रॉपर्टी, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं मेटल होते हैं, और उनमें जो होता है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड क्यों पाया जाता है, क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अभी ये बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट उसी को कहा जाता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो चूंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर metal and they have very strong metallic bond due to presence of unpaired electron into their subset। नेक्स्ट देखो एटॉमिक साइज। जनरली एटॉमिक साइज हम लोग को पता है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो घटता है। जैसे मान लो हम 3D सीरीज का बात करते हैं, 3D सीरीज में कौन कौन एलिमेंट आ जाते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। आपको पता है कि इधर जाने पर साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड द साइज ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस। लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक डिक्रीज होता है। उसके बाद जो है मैग्नीज और आयरन, कोबाल्ट, निकेल का साइज लगभग सेम होता है, और कॉपर और जिंक का साइज बड़ा हो जाता है। बस एक्सेप्शन है, याद कर लेना इसको। 3D सीरीज में देखो मेनली इस चैप्टर में 3D सीरीज ही पढ़ना है, इसलिए हम याद करने के लिए केवल ये बोले हैं, ये सीरीज याद होना चाहिए, एक सीरीज तक इसमें से आ जाता है।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। तो इसमें से याद रखना है स्कैंडियम से क्रोमियम तक साइज डिक्रीज होता है, इन तीनों का साइज सेम हो जाता है, और कॉपर और जिंक का साइज जो है ये जनरली बड़ा हो जाता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है द साइज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल इज ऑलमोस्ट सिमिलर बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस। ठीक है, नहीं जाना है। देखो नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब देखो अभी हम बोले हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। वी नो दैट दोज metals which have unpaired electron or those solid which have unpaired electron shows paramagnetic behavior, and those which have all the electron pair are shows डायमैग्नेटिक बिहेवियर। इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, वो क्या शो करते हैं, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड प्रेजेंट है तो क्या शो करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और चूंकि इसमें ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक इन द नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर डी सबसेल, वेरी फ्यू ऑफ देम शो डायमैग्नेटिक। बहुत कम, जैसे मान लो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं है, तो ड्यूलक एलिमेंट है ना। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वही ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ठीक है, अब देखो जो इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, वो निकालने के लिए टर्म होता है, उसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, होता है म्यू। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसमें एन का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें म्यू का वैल्यू भी ज्यादा होगा। अब म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा मतलब कि उसका ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। More the value of magnetic moment, more will be paramagnetic behavior of the element. The paramagnetic behavior of element increases from scandium to magnesium, magnesium नहीं होगा, मैग्नीज होगा यहाँ पे, scandium to मैग्नीज, Mn, then gets decreases। ठीक है, तो याद रखना है कि सभी के सभी टेंशन मेटल जो हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता। देखो नेक्स्ट ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन मेटल, देखो फर्स्ट टाइम इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन आता है व्हाई डज ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन मेटल जो होता है उसमें क्या होता है कि एनएस सबसेल के साथ, जैसे मान लो अगर हम लिख रहे हैं आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3s2 4s2 3d6। अब होता क्या है कि 4s के साथ 3d भी बॉन्डिंग में भाग ले लेता है। 4s के साथ देखो, 4s मतलब मान लो इसको हम n बोल दिए, यहाँ पे एक कम ना है, इसको क्या बोल देंगे n-1d। 4 है तो ये 3 है, ये 4 है ये n, तो ये 3 है तो 4-1 3 हो जाएगा, तो n-1 मतलब ns सब सेल के साथ n-1d चूंकि भी खाली रहता है। देखो बाहरी है ns, तो बाहर जो लेना चाहिए वो ns लेना चाहिए, लेकिन चूंकि ये भी खाली होता है तो दिस आल्सो टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग, and that's why transition metal shows variable oxidation state। तो क्वेश्चन आएगा why does transition metal या condition compound, ये condition compound में भी, उसमें भी क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो आता है कि why does condition compound और transition element shows variable oxidation state। The answer will be since they have since in a transition element n-1d subcell also takes participate in bond formation along with ns subcell, that's why they show variable oxidation state। देखो क्या लिखा हुआ है, transition metal shows variable oxidation state due to availability of n-1d subcell to take part in bond formation along with ns subcell। ये बात हम बोले हैं, ns subcell के साथ n-1d subcell भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है और इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सही है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कलरफुल कंपाउंड। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स कलरफुल कंपाउंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो वो पता है कि जो व्हाइट लाइट होता है इट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स दैट आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब कोई भी व्हाइट लाइट ट्रांजिशन एलिमेंट से पास करता है तो उसमें से किसी न किसी कलर को, 7 कलर होते हैं ना, किसी न किसी कलर को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके पढ़े होगे फिजिक्स में एनर्जी लेवल, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे 11th क्लास में एनर्जी लेवल, के सब, के सेल, एल सेल, एम सेल, एनर्जी लेवल होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। पढ़े होगे पीछे बोर्स थ्योरी, अभी मॉडर्न फिजिक्स में पढ़े होगे, ये केमिस्ट्री में 11th क्लास में पढ़ना था बोर्स थ्योरी। उसमें बोर्स थ्योरी में बताया जाता है एनर्जी लेवल के बारे में। जैसे ही व्हाइट लाइट जाता है तो व्हाइट लाइट को इसमें से किसी कलर को एब्जॉर्ब करके, और जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। जंप करने के कारण जो कलर निकलता है, क्या वो व्हाइट रह पाएगा? नहीं ना। व्हाइट कब था? जब वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ था। जब वो निकला तो 7 रंगों से मिलकर नहीं बना है, उसमें कोई ना कोई कलर एब्जॉर्ब हो गया है। जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, जो कलर एब्जॉर्ब हो गया है, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, मतलब जो दोनों मिलकर फिर व्हाइट बनेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो कलर हमको दिखेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कलरफुल कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली filled d orbital एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स लाइट एंड जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन। इसको क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। मान लो ये क्वेश्चन आता है ना, कुछ याद नहीं आ रहा, खाली क्या जाओ डी ट्रांजिशन, ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरा घटना है इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन। दिस इज कॉल्ड डी ट्रांजिशन एंड ड्यू दिस फेनोमेनॉन द लाइट गेट्स रेडिएट फ्रॉम कंपाउंड इज ऑफ कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। जैसे मान लो यहाँ हम लिख देते हैं किसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, वायलेट, वायलेट, ब्लू, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अगर लाइट गया और उसमें से वायलेट कलर को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर गया, तब जो लाइट निकलेगा वो येलो कलर का होगा। अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब हो गया, जो लाइट निकलेगा वो ऑरेंज कलर का होगा। अगर ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो गया, जो लाइट निकलेगा वो रेड कलर का होगा। इस तरह से याद रखना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, और जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा उस कॉम्प्लीमेंट्री लाइट निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, ये क्या होता है, जो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें जगह बहुत ज्यादा होता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें जगह अंदर में जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो क्या होता है, जो स्मॉल एलिमेंट है वो उसमें इंटर कर जाते हैं अंदर, और अंदर इंटर करके जाके कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है स्मॉल एलिमेंट है, अंदर इंटर करके कंपाउंड बना लेता है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये कंपाउंड जनरली हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। वही लिखा हुआ है, ट्रांजिशन मेटल है void, होता है खाली जगह, और इंटरस्टिशियल स्पेस इन विच a small element like hydrogen, carbon, sulfur, nitrogen can fit and forms compound. This is called interstitial compound. These compounds are non stoichiometric। ठीक है, ये हार्डर होते हैं और मेलिएबल होते हैं। नेक्स्ट है लेंथेनमाइट कॉन्ट्रैक्शन। देखो लेंथेनमाइट कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, इसमें समझने वाला टॉपिक है, ये तो ध्यान से देखो क्या होता है। अभी हम बताएं इसमें, जैसे मान लो दो 4D सीरीज है। 4D सीरीज कौन होता है, लेंथेनम, ऑफ्नियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। और जो 3D सीरीज है इसमें कौन होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकेल, कॉपर। अब देखो होता क्या है, हमको पता है कि नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है, और कुछ होता है स्कैंडियम और लेंथेनम, जैसे किसका साइज बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लेंथेनम का, क्योंकि इससे नीचे है, नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है। तो टाइटेनियम और हॉफनियम में से किसका साइज बड़ा है ना, टाइटेनियम और हॉफनियम में से किसका साइज बड़ा है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों का साइज लगभग यहाँ पर इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे देखो, ये तो ये कौन सा सीरीज हो गया, ये हो गया थ्री डी सीरीज, ये हो गया 5D सीरीज ना, ये हो गया 5D सीरीज। 4D के लिए जगह नहीं है। 4D सीरीज में कौन कौन आता है, इधर लिखते हैं, कौन कौन आता है, यहाँ पता है इट्रियम, जीरोकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम,
रुदेनियम, रोडियम, पैलाडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, और देखो नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम। इससे साइज बड़ा किसका है? इससे साइज बड़ा किसका है? साइज बड़ा होगा लैंथेनम का। ठीक है, वहीं कोई अगर पूछता है कि बताओ टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, ये साइज बड़ा किसका है? तो होना चाहिए किसका? हॉफनियम का, लेकिन नहीं होता है। टाइटेनियम से साइज बड़ा होता है जिरकोनियम का, लेकिन हॉफनियम के लगभग बराबर हो जाता है। इसका रीजन क्या है? देखो अगर इस यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर कितना है, इसका जो एटॉमिक नंबर कितना है 57, और यहाँ पर कितना है 72। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूंकि क्या है कि प्रोटॉन का नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, तो उस कारण से इसका साइज जो है छोटा हो जाता है, मतलब ये हो जाता है। इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो इस कारण से क्या होता है कि सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का जो साइज होता है वो लगभग सेम हो जाता है। देखो क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं, देखो लिखा हुआ है द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड रेडियस ऑफ एलिमेंट एज एटॉमिक नंबर इंक्रीज इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो इसका इसका मेन चीज क्या है, द रीजन ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज फिलिंग ऑफ 4f सबसेल बिफोर 5d सबसेल। देखिए इसमें 5d में जाने से पहले 4f में चल जाता है। बताया था कि लेंथेनोम के बाद लेंथेनॉइड शुरू हो जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट का, और इस कारण से जो है इसमें जो है अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, और इसका साइज है वो 3D के 5D सीरीज का जो साइज है वो 4D सीरीज के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। देखे होंगे अधिकांश जो कंपाउंड होते हैं, वो अधिकांश जो रिएक्शंस होते हैं उसमें कैटलिस्ट के रूप में जो है इन्हीं का प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल का यूज होता है, क्योंकि ये इनके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल शो करते हैं, इसलिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी ज़्यादा शो करते हैं, है ना। अभी देखें तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो बनता है वो भी यहीं बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मतलब वही कौन सा कंपाउंड, वो भी यहीं बनाते हैं। नेक्स्ट आ गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होता है इसमें कौन आता है, 4f सबसेल में फिल होता है और 5f सबसेल में फिल होता है। 4f में फिल होता है और 5f में फिल होता है। ठीक है, 4f वाले को बोलते हैं लेंथेनॉइड और 5f वाले को बोलते हैं एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड में भी 14 एलिमेंट आते हैं, और एक्टिनॉइड जो है 5f वाला उसमें भी 14 एलिमेंट आता है। ठीक है, द 14 एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम, कहाँ से कहाँ, सीरियम होता है 58 का, लेंथेनम का कितना होता है 57, सीरियम का कितना होता है 58, सीरियम से लेके ल्यूटेशियम का कितना होता है 71। तो सीरियम से ल्यूटेशियम तक लेंथेनॉइड होते हैं। ठीक है, ये इसमें से कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता है सिवाय 61 के। 61 जो होता है प्रोमिथियम, वो एक रेडियो एक्टिव होता है, उसके अलावा कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता है। इनको फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी लेंथेनम के सिमिलर होता है। एक्टिनोइड जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्टिनियम से लेकर थोरियम तक होता है, एक्टिनियम के बाद थोरियम, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक होता है, और इनको एक्टिनोइड कहते हैं। इनको सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, प्रॉपर्टी सिमिलर होता है एक्टिनियम से। प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनोइड क्या है कि लेंथेनोइड जो होता है ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, साथ में इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिंपल होता है, और इसे प्रोमेथियम को छोड़कर कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं होता है, मतलब अल्फा बीटा गामा रे रेडिएट नहीं करता है। एक्टिनोइड के केस में हायर शो करता है +3 +4 से +7 तक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनका कॉम्प्लेक्स होता है, और ये सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर याद होगा कि 83 के बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, ठीक है, खत्म हो गया दोनों चैप्टर, पॉइंट इफेक्ट हो गया, दोनों चैप्टर खत्म हो गया, कॉन्डेंसेशन कंपाउंड भी खत्म हो गया और डी एंड एफ ब्लॉक भी खत्म हो गया। ठीक है, अब तुम अच्छे से रिवाइज करो, इनऑर्गेनिक खत्म, क्लास और लेंगे, करवा देंगे पूरा फिजिकल, करवा देंगे रिवीजन। ठीक है, खत्म किया जाए। ठीक है, रिवाइज करो।